नमस्कार छात्रों, मैं दीपक कुमार सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 2BHL रानीपुर हरिद्वार से आज आपके सामने सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व सेकंड का पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ में सबसे पहले ये एक चित्र आता है। फ्रेडरिक सारियू नाम के लिखा हुआ है, एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सारियू। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इस श्रृंखला में उसने अपने सपनों का संसार रचा था। देखिए, ऊपर से ईसा मसीह आशीर्वाद दे रहे हैं अपने फरिश्तों के साथ, और नीचे ये स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा है, जिसमें ये सभी देश लाइन से, ये पीछे तक लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और स्वतंत्रता देवी के सामने अपने देशों के झंडे लेकर सब खड़े हुए हैं। इस जुलूस में नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि राष्ट्र राज्य बन चुके थे। उसके बाद फ्रांस, और उसके बाद लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब जो है देश लाइन से खड़े हुए हैं। दरअसल राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वो विचारधारा है जब अपने देश को हम अपने देश की सेवा कर सकें, अपने देश के बिखरे टुकड़ों को एक कर सकें। देश प्रेम ही राष्ट्रवाद है। पहले होता क्या था कि यूरोप में जैसे भारत देश अनेक राज्यों में बिखरा पड़ा था, इसी प्रकार से यूरोप भी अनेक राज्यों में बिखरा पड़ा था। इन्हें हम राष्ट्र राज्य बोलते थे। राष्ट्र राज्य, ये किताब में आप देख पा रहे हैं। राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? पहले देश जो है अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए होते थे। वे राज्य जो अपने आप को एक राष्ट्र ही समझते थे। यही राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में पैदा हुई। ये सबसे पहले आपने कक्षा 9 में पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति, बास्तील किले का पतन इसमें दिखाया जा रहा है चित्र में। बास्तील किले का पतन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, और एक फ्रांस एक देश बनकर सामने आया। उसके राष्ट्र राज्य मिलकर सब एक हो गए। इसी प्रकार से ये रूसी साम्राज्य और उसके अदर जो पड़ोसी देश हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे इसमें ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, जिसके पास सबसे ज़्यादा उस समय राष्ट्र राज्य थे। फ्रांस में नेपोलियन की कहानी आप पढ़ चुके हैं। अब नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है, जिसकी बैग से सब चिट्ठियाँ निकलती जा रही हैं। यानी कि नेपोलियन जब 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटा, तो उसके बाद जो देश उसने जीते थे वो धीरे धीरे करके उसके हाथ से फिसलने लगे। कई बार बोर्ड में ये प्रश्न आया, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं? तो उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद यानी कि लाइबरिज्म, ये एक लातिन भाषा का शब्द है जो लाइबर शब्द पर आधारित है। लाइबर जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवादी राष्ट्रवाद दरअसल फ्रांस से प्रेरणा लेता है। यानी कि फ्रांस पहला दुनिया का वो देश बना जहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ और राजतंत्र प्रजा के हाथ में आ गया। इसे प्रजातंत्र भी बोला गया। हालांकि अभी तक गरीब लोगों को और महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए एक प्रेरणा साबित हुआ। फ्रांस वो देश था जिसने दुनिया के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने जो अपनी तानाशाही की शुरुआत की, ख़ास तौर पे उसने अपने 39 राज्य जो जीते थे उनका एक महासंघ बनाया और कई प्रकार के सुधार कार्य उसने अपने राज्य में करवाए, अपने देश में करवाए। इनमें सबसे जो प्रमुख था वो था नाप तोल की समान पद्धति। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती जाती थी। पहले होता क्या था
कि फ्रांस के फ्रैंकफर्ट शहर में वो एक एले कपड़ा 54.60 सेंटीमीटर था, तो मेंज शहर में 55.1 और न्यूरेमबर्ग में 65.6, फ्राइबर्ग में 53.5। लेकिन नेपोलियन ने इन सबको एक ही पैमाना पूरे देश के लिए बनाया। आज केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम रूढ़िवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।